हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग यहाँ पर अपना क्लास 11th की बायोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें करीबन 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इन 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, और आज का जो लेक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जो पहली यूनिट हमारी है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर रखा गया है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन और जो 3 डोमेन सिस्टम था इसको पढ़ लिया है। आज की क्लास हमारी यहाँ पर है बच्चों टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी और जो सिस्टमेटिक है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। बहुत सारे बच्चों का ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमको बुक में दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन खास बात क्या है कि उस इन्फॉर्मेशन को इतना ब्रॉड तरीके से, अलग अलग तरीके से बता करके समझाया गया है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। सही कितनी इन्फॉर्मेशन है और गलत कितनी इन्फॉर्मेशन है, ये हम कंफ्यूज रहते हैं उसमें। राइट। तो वो सारा का सारा डाउट आपका इस आज के लेक्चर के बाद में खत्म हो जाना है बच्चे। तो इस लेक्चर को जरूर देखिए, शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा लेक्चर आप देखिएगा। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर रहेगा, लेकिन टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर के द्वारा। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है, बहुत सारा दिमाग में बच्चों को रहता है कि सर मुझे नोट्स आप दे दीजिए, तो सारा का सारा नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सुमित राणा एकेडमी क्लासेस पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या आप हमें सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर ही, सुमित राणा एकेडमी क्लासेस के नाम से। बीएससी क्लासेस वाला भी चल रहा है, तो बीएससी वाले बच्चे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो हेडिंग डाल दीजिए टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। देखिए, यहां पर मैंने समझाने के बतौर ये लिखा हुआ टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी, और सिस्टमेटिक कहने का मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान। है ना। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बात का डिफरेंस है जो हमको समझना है। देखिए, टैक्सोनॉमी जो है इसका पहले तो हम नाम समझते हैं। तो ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बनी है। स्पेशली टैक्सोनॉमी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बनी है। एक तो इसमें आपको टैक्सो दिख रहा है, दूसरा नॉमी दिख रहा है। तो टैक्सो को टैक्सिस से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज में या ग्रीक वर्ड्स में टैक्सिस से टैक्सो को लिया गया, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है अरेंजमेंट, व्यवस्था। है ना। और जो नॉमी है वो नॉमस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लॉ। यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसको हम कुछ नियमों के आधार पर व्यवस्थित ढंग से रखेंगे। ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करेंगे, या उसकी पहचान करेंगे, या उसका आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टराइजेशन करेंगे, या क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। बात सिस्टमेटिक की बने तो सिस्टमेटिक क्या होता है। ये सिंगल लेटिन शब्द से मिलकर के बना है, और लेटिन शब्द में इसको क्या कहा जाता है, सिस्टेमा। तो सिस्टमेटिक जो टर्म लिया गया है वो सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ऑर्डर या सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करेंगे। समझिए, हमने क्या कहा कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आप एक नियम के आधार पर, इसका अरेंजमेंट के आधार पर इसको अरेंज करेंगे। और मैंने सिस्टमेटिक के अंदर क्या बताया कि सिस्टेमा कहने का मतलब होता है एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस। आप एक सीक्वेंस में ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करेंगे, और ये सीक्वेंस इसके एवोल्यूशनरी बेसिस पर होगा। ना कि ऐसा कि कहीं से भी आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया उसके बारे में पढ़ा लग दिया, नहीं। एक एवोल्यूशनरी बेसिस पर, दैट मीन सबसे पहले क्या बने, प्रोकैरियोट्स। उससे पहले प्रोटोसेल कोएसरवेट्स को बने थे, कोलाइड्स बने थे। लेकिन सबसे पहले क्या बने, प्रोकैरियोट्स, उनको रखेंगे। फिर यूकैरियोट्स को रखेंगे। फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे। और यूकैरियोट्स में हम सबसे पहले किसको, अगर हम लोग विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें क्या रखेंगे, किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम एनिमेलिया या किंगडम प्लांटी, और फिर किंगडम एनिमेलिया, फिर किंगडम माइकोटा। किंगडम माइकोटा, एनिमेलिया और प्लांटी। इस तरीके से हम इवोल्यूशनरी बेसिस पर लेकर के चलेंगे। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है समझो। देखो, लिखा हुआ है इसके अंतर्गत जीवों के लक्षण, दैट मीन्स कैरेक्टराइजेशन, कामा इसका पहचान,
आइडेंटिफिकेशन कॉमा उसका नामकरण नॉमेनक्लेचर और वर्गीकरण दैट मीन्स क्लासिफिकेशन को शामिल किया जाता है। यानी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत केवल हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म, केवल और केवल हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर, ठीक है, और फिर उसका हम नॉमेनक्लेचर करके उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सिस्टमेटिक ऐसा नहीं कहता, सिस्टमेटिक कहता है कि हम इसके अंतर्गत क्या करेंगे, देखिए इसके अंतर्गत जीवों का विकासवादी अध्ययन दैट मीन्स इवोल्यूशनरी लेवल पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर भी इसके देखेंगे। तो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टराइजेशन के साथ साथ हम इसका आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन करेंगे। और सिस्टमेटिक स्पेशली हम प्लांट्स के लेवल पर अधिकतर यूज करते हैं, टेक्सोनॉमी एनिमल्स के लेवल पर यूज किया जाता है, ऐसा मतलब है कुछ नहीं है, दोनों सेम ही, लेकिन हम नाम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। चलो अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी। ये मैंने अभी थोड़ा सा आपको यहां पर समझाया, भी मैं सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी को डिटेल में, फिर सिस्टमेटिक को समझाऊंगा। टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक दोनों बात एक ही है, ठीक है, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान बात एक ही है, लेकिन बात क्या है कि सिर्फ टैक्सोनॉमी को ग्रीक लैंग्वेज से प्रपोज किया गया है और सिस्टमेटिक को लैटिन शब्द से प्रपोज किया गया है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम ऑर्गेनिज्म का करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करने से पहले हम उसके इवोल्यूशनरी कैरेक्टर को भी फोकस करेंगे, उसके फाइलोजेनिक कैरेक्टर को भी हम देखेंगे, उसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं, बराबर। चलिए अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी। तो देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट बच्चों कि अब जाहिर सी बात है, लिखना क्या है सर, एग्जाम में अगर टैक्सोनॉमी पे वर्गीकी के ऊपर आ जाएगा तो मैं लिखूंगा क्या या लिखूंगी क्या, तो वो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो देखो टैक्सोनॉमी शब्द जो होता है वो ग्रीक भाषा से मिलकर के बना है, पहला टैक्सिस, दूसरा नॉमस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है लॉ। अगर डेफिनेशन की आप बात करें तो कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीडर, प्रिंसिपल एंड प्रोसीडर ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। मतलब यह विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग इसके प्रिंसिपल्स के आधार पर इसको प्रोसीड करेंगे, प्रिंसिपल्स के आधार पर प्रोसीड करेंगे ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन को देंगे और इसी को ही हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी कि हम कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन केवल और केवल इसके प्रिंसिपल्स और केवल और केवल इसके प्रिंसिपल्स के आधार पर हम देंगे, ठीक है, प्रिंसिपल और जो प्रोसीड है उसमें जो उसमें इवोल्यूशनरी बेसिस नहीं बल्कि किस तरीके से वो सरवाइव कर रहा है उस लेवल पर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग किसी नए ऑर्गेनिज्म की पहचान दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन कॉमा नामकरण नॉमेनक्लेचर व उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी नए ऑर्गेनिज्म, जो भी नया न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिज्म होता है या आपने कोई ऑर्गेनिज्म खोजा कभी साइंटिस्ट बनने के बाद, है ना, तो आप सबसे पहले उसको पहचानेंगे, उसको कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पर हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम उसका नामकरण करेंगे और उसके बाद में हम उसका क्लासिफिकेशन देंगे। टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले दिया किसने था, तो टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले डी कंडोल साहब ने प्रपोज किया था, कब, 1813 में, ठीक है, डी कंडोल साहब ने 1813 में प्रपोज किया था। याद रखिएगा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज बेस पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर बोले तो आईसीबीएन, ठीक है, द्वारा प्लांट व इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आईसीजेडएन के द्वारा एनिमल्स की पहचान, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर और उसका वर्गीकरण से संबंधित नियमों का पालन किया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई प्लांट खोजा है तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, प्लांट को अगर आप खोजेंगे तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर बनाया गया है, संस्था है, इसके अंतर्गत कुछ लॉज को रखा गया है, कुछ नियमों को रखा गया है, उसके आधार पर ही किसी प्लांट का नॉमेनक्लेचर और उसका आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने मान लो किसी एनिमल को खोजा तो उस एनिमल का भी आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो संस्था है उसके अंतर्गत, है ना, उसके अंतर्गत जो नियमों को रखा गया है उन नियमों का पालन करते हुए आप उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे टैक्सोनॉमी की कि टैक्सोनॉमी एक्चुअल में है क्या।
अब बात अगर हम लोग करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, है ना, तो टैक्सोनॉमी की कैटेगरी है, जो श्रेणी है टैक्सोनॉमी की, या इसको रैंक भी हम कहते हैं, टैक्सोनॉमी कैटेगरी या रैंक भी आप इसको कह सकते हैं, रैंक श्रेणी, ठीक है। जो रैंक है या कैटेगरी है वो क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया एक सिंगल स्टेप की प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे कि आपने ऑर्गेनिज्म खोजा और एक ही स्टेप में आपने उसका नामकरण कर दिया या क्लासिफिकेशन कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कई स्टेप शामिल होते हैं, अर्थात चरणों का पदानुक्रम, एक हायरार्की ऑफ स्टेप होता है, अर्थात एक चरणों का पदानुक्रम जिसमें प्रत्येक चरण एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हर एक जो स्टेप होगा वो किसी ना किसी कैटेगरी को या किसी न किसी रैंक को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि किंगडम, फाइलम या डिवीजन, है ना, फिर उसके बाद में ऑर्डर, ये फैमिली, जीनस, इन सब का जो एक ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये सब क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रखी गई हैं, इसके अंतर्गत ही हम उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए लिखा हुआ, चूंकि कैटेगरी दैट मीन्स श्रेणी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक हिस्सा है, जो कैटेगरी है, जो श्रेणी है, वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक हिस्सा है, इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का उसका हिस्सा है जिसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, और सभी कैटेगरीज आपस में मिलकर श्रेणी पदानुक्रम दैट मीन्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की का गठन करती हैं। तो जितने भी कैटेगरीज हैं वो सब आपस में मिलकर के एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की का गठन करती हैं, जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अच्छा इसका जो पीडीएफ फाइल है ना बच्चा, वो पीडीएफ फाइल आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। तो जो टेलीग्राम ग्रुप आपका है सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस, वहां पर आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि वो जो ग्रुप है वो उसका लिंक इस वीडियो में आपको दे दिया गया है, यहां से नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, वहां से आप उसमें इसका पीडीएफ फाइल ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है क्या, मैंने क्या बताया कि चूंकि कैटेगरी जो होती है वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक हिस्सा होती है, ठीक है, जिसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है, और सभी कैटेगरी आपस में मिलकर के श्रेणी पदानुक्रम दैट मींस टैक्सोनॉमिक हायरार्की का गठन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इसीलिए प्रत्येक कैटेगरी को क्लासिफिकेशन की एक यूनिट के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कैटेगरी है उसको क्लासिफिकेशन की एक यूनिट माना गया है ना, कैटेगरी को क्लासिफिकेशन का हमने क्या मान लिया, इकाई मान लिया, यूनिट मान लिया है, ठीक है। यह टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक रैंक को भी रिप्रेजेंट करती है। जो कैटेगरी है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक रैंक भी अपने आप में बनाती है, एक रैंक को भी रिप्रेजेंट करती है। देखिए ऑल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आपस में मिलकर के टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का निर्माण करते हैं, ठीक है। जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं ये सारी की सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का निर्माण करते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की प्रत्येक कैटेगरी एक सिंगल पोस्ट या स्टेप को शो करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं, जिसे हम टैक्सॉन कहते हैं। इसका जो बहुवचन हो जाएगा वो टैक्सा हो जाएगा, जिसे हम टैक्सॉन कहते हैं। अब देखो टैक्सॉन क्या है, ये क्या है, ये प्रत्येक कैटेगरी का एक सिंगल पोस्ट है। टैक्सॉन क्या है, प्रत्येक कैटेगरी का एक सिंगल पोस्ट है। तो इस पे एक शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, व्हाट इज टैक्सॉन, इंपॉर्टेंट है, समझ लो। देखो टैक्सॉन की डेफिनेशन को सबसे पहले मेयर ने 1964 में दिया था, ठीक है। तो टैक्सॉन जो बताया था, टैक्सॉन की जो परिभाषा दी थी वो मेयर साहब ने 1964 में प्रपोज कर दी थी, जिनके अकॉर्डिंग किसी भी लेवल पर अरेंज क्लासिफिकेशन ग्रुप या सिस्टम टैक्सॉन कहलाता है, ठीक है। जो कुछ आसानी से देखे जाने वाले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर यानी लक्षणों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जैसे इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इंसेक्ट क्या है, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनके एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जो कीट हैं उनके अंदर कीट के इंसेक्ट आप देखते हैं, इंसेक्ट में डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट आते हैं। इसमें आपकी हनी बी भी आता है, इसमें आपका मॉस्किटो आता है, इसमें टर्मिट भी रखा गया है, गुंदी बग को भी रखा गया है, पारिला परप्यूसला को भी रखा गया है, मस्का को भी रखा गया है ना। जितना भी आप देख रहे हैं इंसेक्ट वो सारा का सारा यहाँ पर आपका स्कॉर्पियन भी आता है, ठीक है।
सारे इंसेक्ट यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। और जो इंसेक्ट है वो ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसी कैटेगरी, अब जैसे इंसेक्ट का एक कैटेगरी बना दी, कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कैरेक्टर के आधार पर इस पर रख दिया गया, जो कुछ कॉमन कैरेक्टर को शो करते हैं। अब जितने भी इंसेक्ट होंगे ये कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करेंगे, जैसे 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग, है ना। जितने भी इंसेक्ट होंगे ये सारे के सारे अपने अंदर तीन जोड़ी जॉइंट लेग्स को प्रपोज करते हैं, ये जॉइंट लेग को शो करते हैं। ये इनका एक कॉमन कैरेक्टर है। इसीलिए इंसेक्ट को आसानी से पहचाना, दैट मीन्स उनको आइडेंटिफाइड और उनका आसानी से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, राइट। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कुछ ऐसे ग्रुप बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे हमने ग्रुप भी बनाए हैं जिनके अंदर उस ग्रुप के आधार पर जो कैरेक्टर है वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं तो उसको हम उस कैटेगरी में इंक्लूड कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बच्चा लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में नॉर्मल कैटेगरी फॉलोइंग फॉर्म में होती है, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके अंदर एक नॉर्मल कैटेगरी का जो क्रम है, पदक्रम है, हायरार्किकल लेवल है, वो एक निम्नलिखित रूप में है। जैसे सबसे पहले आपको यहां पर किंगडम लिखना होगा। अगर आप प्लांट की बात करें, सॉरी एनिमल की बात करें, किसकी बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे, तो एनिमल्स में सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा संघ, फिर क्लास आएगी उसकी वर्ग, फिर ऑर्डर उसका श्रेणी क्या है, फिर फैमिली कुल क्या है, जीनस वंश क्या है, और स्पीसीज उसकी प्रजाति क्या है, ठीक है। तो ये एनिमल के केस में किंगडम के बाद में किसको रखा गया, फाइलम। वहीं अगर अपन लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के केस में किंगडम के बाद में क्या आता है, डिवीजन। प्लांट को डिवाइड किया गया, उसमें डिवीजन रखे गए। तो प्लांट में पहला आएगा किंगडम प्लांटी, डिवीजन रखा जाएगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर उसका स्पीसीज। और ये जो एक क्रम है, ये पदानुक्रम है, मैं आपको समझा दूं आगे। जो मैंने यहां पर बताया कि सबसे पहले आप इस तरीके से रखेंगे किंगडम, किंगडम, किंगडम के बाद में आपका क्या आएगा, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फाइलम, फाइलम के बाद में, फाइलम के बाद में इसका क्या रखा जाएगा, ऑर्डर रखा जाएगा। किंगडम के बाद में फाइलम, फाइलम के बाद में सॉरी क्लास आएगी, फाइलम के बाद में हाँ क्लास, क्लास भी तो है, फाइलम के बाद में क्लास यहां पर आएगी, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर जीनस का स्पीसीज। इसका स्पीसीज क्या है, अब आप देखिए इसको आप डिसेंडिंग मैनर्स में भी लिख सकते हैं और असेंडिंग मैनर्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए क्रम में भी आप लिख सकते हैं और गिरते हुए क्रम में भी आप इसको लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। आप स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम की बात करें तो भी सही है। आप किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की बात करें तो भी सही है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल के केसेस में, प्लांट और एनिमल के केसेस में दोनों मैनर्स में आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ है कि इनमें स्पीसीज को क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट व कैटेगरी माना जाता है। जो स्पीसीज है वो टैक्सोनॉमी के अंदर इसकी सबसे छोटी यूनिट या स्पीसीज को सबसे छोटी यूनिट माना गया है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, स्पीसीज। अब देखो किंगडम क्या होता है, हर किसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। किंगडम क्या होता है, जगत। देखो यह टैक्सोनॉमी की हायर हायरार्की होती है, सबसे जो है ना कॉम्प्लेक्स और हायर बड़ी हायरार्की होती है, जिसमें ऑल प्लांट्स व जिसमें ऑल प्लांट को प्लांट किंगडम व जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनिमल किंगडम में रखा गया है। तो किंगडम में हम प्लांटी, है ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। या किंगडम माइकोटा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करते हैं। किंगडम हमने दिया पूरा। फाइलम क्या होता है, संघ क्या होता है, तो लिखा हुआ है फाइलम क्लास का एक ग्रुप होता है, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स के साथ में रखा गया है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के फाइलम है, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। तो एनिमल के केस में एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम में उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर उसमें इंक्लूड किया गया है।
जैसे हम लोग फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो उसमें सारे के सारे उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी जिन ऑर्गेनिज्म में, और उन ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम भी पाई जाएगी, तो उसको हम लोग फाइलम कॉर्डेट्स के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। जैसे फिशेस की बात हो गई, एम्फीबियंस की बात हो गई, रेप्टिलियंस की बात हो गई, एवीज की बात हो गई, मेमल्स की बात हो गई, और यहाँ पर जैसे यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट है ना, सब फाइलम है, उनको भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है, इन सभी ऑर्गेनिज्म को नोटोकॉर्ड व डॉर्सल हॉलो नर्व सिस्टम के आधार पर कॉर्डेट्स में रखा गया है। प्लांट्स में टैक्सोनॉमी को नॉर्मल कैरेक्टर्स के आधार पर फाइलम के स्थान पर डिवीजन में रखा जाता है। तो प्लांट के केस में रहेगा यही सब, कैरेक्टरिस्टिक्स यही सब रहे, लेकिन 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 जो सिमिलर या सिंपल कैरेक्टर या कॉमन कैरेक्टर हैं उनके आधार पर प्लांट में फाइलम की जगह पर क्या आ जाता है, डिवीजन आ जाता है। ठीक है, बस डिवीजन में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए लिखा हुआ हमारा क्लास, क्लास को हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्लास क्या होता है, देखो यह रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप होता है। देखिए क्लास जो होती है वो ऑर्डर से रिलेट करती है। क्लास, इससे क्वेश्चन बनता है ऑर्डर का रिलेटेड कौन है, तो क्लास, क्लास का रिलेटेड कौन है, ऑर्डर। तो ऑर्डर से ही क्या होता है, क्लास का फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्डर से रिलेटेड या रिलेटेड ऑर्डर का एक ग्रुप है, एक समूह है। जैसे ऑर्डर हम प्राइमेट्स की बात करें, ऑर्डर प्राइमेटा या प्राइमेट्स जिनको कहा गया, ठीक है, इसमें मंकी को रखा गया है, गोरिल्ला को रखा गया है। ठीक है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बंस को क्लास मेमेलिया या ह्यूमंस को, गिब्बन ह्यूमंस को क्लास मेमेलिया में रखा जाता है। तो ऑर्डर यहां पर यहां पर जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है, जो कि क्लास किससे रिलेटेड है, समझिए क्लास जो होती है वो ऑर्डर से रिलेट होती है, क्लास ऑर्डर से रिलेट होती है, इस बात को याद रखना, उसके ग्रुप से रिलेट होती है। किसी क्लास को हम तब दे सकते हैं या तब देते हैं उस ऑर्गेनिज्म के प्रति जो भी हमने खोजा है, जब उसके ऑर्डर एक जैसे होंगे लेकिन ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे, स्पीसीज अलग हैं लेकिन कैरेक्टर्स सारे के सारे एक हैं। ठीक है, उस आधार पर हम क्लास रखते हैं। जैसे ऑर्डर प्राइमेटा की बात करें, इसमें किसको किसको रखा गया है, प्राइमेट्स में किसको किसको रखा गया है, मंकी, प्राइमेट जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो इसमें मंकी आता है, गोरिल्ला आता है ना, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बंस, ह्यूमन, इन सभी को क्लास मेमेलिया के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। इन सभी को कहां रखा गया, क्लास मेमेलिया। इसी तरीके से क्लास एवीज है ना, क्लास एवीज, इसमें जितने भी हैं सारी की सारी फिशेस को इंक्लूड किया गया है, सारी फिशेस, चाहे मैराइन वाटर फिश हो, चाहे आपकी फ्रेश वाटर फिशेस हो। इसी तरीके से क्लास रेप्टिलिया आप देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जितने भी रेप्टाइल्स लाइक जो रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लिजर्ड्स हो, ठीक है, चाहे वो आपकी क्रोकोडाइल हो, एक टाइप का वो क्या है, रेप्टाइल्स में ही आता है, चाहे आपका जो है ना स्नेक्स हो, जितने भी स्नेक हैं, तो जितने भी इस दुनिया में स्नेक पाए जाते हैं उन सारे के सारे स्नेक्स में लेग नहीं पाए जाते और उनको कहां रखा गया, क्लास रेप्टिलिया में रखा गया है। समझ रहे हैं बच्चों? तो क्लास जो है वो ऑर्डर का एक समूह होता है, ठीक है, उसका एक ग्रुप होता है। नेक्स्ट ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए लिखा, ऑर्डर फैमिली का ग्रुप होता है। जिस तरीके से क्लास ऑर्डर का ग्रुप होता है उसी तरीके से ऑर्डर फैमिली का एक समूह होता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऑर्डर और फैमिली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऑर्डर में एल्स लगता है और फैमिली में एसी लगता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, सामान्यतः ऑर्डर एवं हायर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की पहचान कॉर्डेट्स के ग्रुप के आधार पर की जाती है। यानी कि जो कॉर्डेट ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करें तो उनके जो समूह है उनके आधार पर इनको पहचाना जाता है। ऑर्डर के कुछ कैरेक्टर नॉर्मल होते हैं लेकिन कुछ इसमें सामान्य लक्षण फैमिली में पाए जाने वाले होते हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं ऑर्डर के, ठीक है, जो नॉर्मल कैरेक्टर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो सामान्य लक्षण फैमिली में पाए जाने वाले, कुछ ऐसे भी सामान्य कॉमन कैरेक्टर होते हैं जो फैमिली में पाए जाने वाले जीनस के कंपैरिजन में कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, एनिमल्स में ऑर्डर कॉर्निवोरा में, समझिए एनिमल्स में ऑर्डर कॉर्निवोरा के अंदर फैमिली इसको रखा गया है, फेलिडी और कैनिडी को रखा गया है। तो फैमिली फेलिडी और फैमिली कैनिडी ये ऑर्डर कॉर्निवोरा को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ऑर्डर जो कॉर्निवोरा है उसके अंदर एक ग्रुप है फैमिली फेलिडी और फैमिली कैनिडी,
तो इनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में अगर हम लोग फैमिली की किसकी बात करें, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, तो ये ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में फ्लावरिंग कैरेक्टर्स के आधार पर रखा गया है। तो जो प्लांट्स के केस में बात करें तो जो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ठीक है, पॉलीमोनियल्स कहने मतलब क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो जो फ्लावरिंग कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर जो फैमिली कॉन्वोवुलेसी है और सोलेनेसी है, इसको रखा गया है। तो हम ऑर्डर देख रहे हैं ना, ऑर्डर देख रहे हैं, तो ऑर्डर जो होता है वो फैमिली का ग्रुप होता है। तो फैमिली यहां पर आप देखेंगे कॉन्वोवुलेसी और सोलेनेसी, ये ग्रुप ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक पॉलीमोनियल्स जो है वो कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी को इंक्लूड करेगा। इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे जो फैमिली फेलिडी जिसमें कैट को इंक्लूड किया है, और कैनिडी जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, ठीक है। कॉर्निवोर्स मतलब कैनिडी जिसमें लॉयन, टाइगर, ये सब आते हैं आपके, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों, और फैलिडी में कैट आती है, तो ये कॉर्निवोरा के अंतर्गत आता है। ऑर्डर कॉर्निवोरा जो है वो फैमिली का जो ग्रुप समूह है वो फैलिडी और कैनिडी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैमिली। अब कुल क्या है, गढ़ तो हमने देख लिया, कुल की बात करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, यह टैक्सोनॉमी का वह रैंक होता है जिसमें एक दूसरे से रिलेटेड जीनस को रखा जाता है। तो फैमिली एक ऐसा टैक्सोनॉमी का रैंक होता है या कैटेगरी होती है जिसमें एक दूसरे से रिलेटेड जो जीनस के कैरेक्टर होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में कम सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। इनमें जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में कम सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। इनमें ज्यादा सिमिलरिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। जीनस अलग होगा और स्पीसीज हमेशा अलग जो होता है कैरेक्टर को शो करेगा, राइट। आगे देखिए लिखा हुआ है, फैमिली का डिटर्मिनेशन प्लांट स्पीसीज की वेजिटेटिव व रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के आधार पर किया जाता है। जो फैमिली है, जैसे फैमिली कुकुरबिटेसी, फैमिली सोलेनेसी, है ना, डिफरेंट टाइप की फैमिली प्लांट्स केस में रखी गई है। उनके अंदर जो प्लांट्स के ग्रुप को रखा गया है वो कुछ उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर और उनमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है उसके आधार पर फैमिली के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है, इन स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ डिफरेंट प्लांट्स में, जैसे हम 3 जीनस की बात करें, डिफरेंट प्लांट में फॉर एग्जांपल 3 जीनस आपके इंक्लूड किए गए हैं। स्पेशली हमने यहां पर 3 लिए हैं। पहला है सोलेनम, दूसरा है पेनिटूनिया, तीसरा है धतूरा, ठीक है। सोलेनम, पेनिटूनिया, धतूरा को, इन तीनों को डिफरेंट जीनस कौन सा है, सोलेनम, पेनिटूनिया और धतूरा, इसको किसमें इंक्लूड किया गया, फैमिली सोलेनेसी। तो फैमिली सोलिनेसी के अंदर 3 जीनस को रखा गया और इनके भी कई स्पीसीज, सोलेनम के भी कई स्पीसीज हैं प्लांट की, पेनिटूनिया के भी कई स्पीसीज हैं, धतूरा की भी कई स्पीसीज हैं, ठीक है। तो इन 3 जीनस को फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है, ठीक। ये मैंने एग्जांपल दिया है। अच्छा, डिफरेंट एनिमल, जैसे हम बात करते हैं इनके जीनस की बात करें, पैंथेरा, जिसके अंतर्गत आपके लॉयंस आते हैं, टाइगर आता है, लेपर्ड आते हैं, ठीक है, लेपर्ड्स ब्लैक कलर के एकदम भागने वाले, एवं जीनस फैलिस जिसमें कैट आती है, ठीक है, और फैमिली फैलिडी में रखा गया है। तो जैसे जीनस पैंथेरा की बात करें और जीनस फैलिस की बात करें, तो इन दोनों जीनस को फैमिली फैलिडी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। अभी मैंने बताया फैलिडी में पैंथेरा जीनस या कार्निवोरा ऑर्डर, ठीक है, और फैलिस जीनस, इनको इंक्लूड किया गया है। तो ऑर्डर जो होता है वो फैमिली का ग्रुप होता है, राइट, ये मैंने भी बताया है। नेक्स्ट हमारा है जीनस। वंश क्या होता है, जीनस क्या होता है? तो देखिए बेटा, लिखा हुआ है जीनस में एक दूसरे से रिलेटेड स्पीसीज को रखा गया है। जीनस जो है उसमें स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, उनको रखा गया है। इसमें एक जीनस की स्पीसीज के कैरेक्टर
किसी दूसरे जीनस की स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं। ठीक है, जो एक जीनस का कैरेक्टर है वो किसी दूसरे जीनस के स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के सिमिलर ही मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जीनस एक दूसरे से रिलेटेड स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। तो जो जीनस होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड स्पीसीज जो पाई जा रही हैं उन ऑर्गेनिज्म का एक समूह माना गया है, ग्रुप माना जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स में हम लॉयंस की बात करें तो ये पैंथेरा लियो, पैंथेरा क्या है, इसका जीनस है। लेपर्ड की बात करें, ठीक है, तो पैंथेरा, पैंथेरा पोरेडस। टाइगर की बात करें तो पैंथेरा टाइग्रिस के अनेक कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कार्निवोरस होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, वहां पर शिकार करके अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये सब एक दूसरे से सिमिलरिटीज कैरेक्टर को शो करते हैं। और ये सारे के सारे जीनस किस में रखे गए, पैंथेरम से संबंधित होते हैं। ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म या सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म या यहाँ पर जीवों को रखा गया है, ठीक है, वो सब किससे मिलते जुलते हैं, जीनस पैंथेरा से मिलते जुलते हैं। इसी तरीके से प्लांट में जो पोटैटो है, आलू है, उसका नाम क्या है, सोलेरम ट्यूबरोसम। टमाटर की बात करें सोलेरम लाइको 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 लाइकोपर्सिकम। ठीक है, सोलेरम लाइकोपर्सिकम। और ब्रिंजल की बात करें जिसको हम लोग एग ऑफ प्लांट भी कहते हैं, तो सोलेरम मेलो मेलन मेलोन जेना। टोमेटो, टमाटर की बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, सोलेरम लाइकोपर्सिकम। ठीक है, और ब्रिंजल की बात करें, ठीक है, बैंगन की बात करें तो उसका जो बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, सोलेरम सोलेरम मेलेनोजिना, सोलेरम मेलेनोजिना। एक दूसरे से डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन इन सभी को जीनस सोलेरम में रखा गया है। तो मैंने बताने का प्रयास आपको ये करा है कि जितने भी यहां पर स्पीसीज हैं, स्पीसीज जो होती हैं उन सभी का ग्रुप ही मिलकर के क्या बनाता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कुछ जीनस में केवल एक ही स्पीसीज पाई जाती है, कुछ जीनस में केवल एक ही स्पीसीज पाई जाती है और इसे एक प्रतिरूपी दैट मीन्स मोनोटिपिक कहते हैं। मोनोटिपिक कहने का मतलब क्या होता है, एक स्पीसीज का पाया जाना। ठीक है, सिंगल स्पीसीज है, उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कोई दूसरी स्पीसीज फॉलो नहीं कर रही है। जबकि कुछ जीनस में एक से अधिक स्पीसीज पाई जाती हैं, उन्हें बहुप्रतिरूपी दैट मीन्स पॉलीटिपिक कहते हैं। पॉलीटाइपिक, मोनोटाइपिक, पॉलीटाइपिक, राइट। जैसे यहां पर देखो कुछ एक चार्ट मैंने रखा है, जीनस रखा है यहां पर, स्पेसिफिक जो है ना एपिथेट्स यहां पर है और कॉमन नेम इनका रखा है। जैसे सोलेनम क्या है, एक जीनस है, और यहां पर स्पेसिफिक नेम जैसे कि ट्यूबरोसम हो गया, नाइग्राम हो गया, ठीक है, और मेलेनोजेना हो गया, ये क्या हो जाएंगे, जैसे ट्यूबरम की बात हो जाएगी तो पोटेटा हो जाएगा, आलू, ट्यूबरम सोलेनम ट्यूबरोसम पोटेटो, सोलेनम नाइग्राम ब्लैक, इसको ब्लैक नाइट शेड के नाम से जानते हैं जिसको मकोई कहते हैं। सोलेरम मेलेनोजेना की अगर हम बात करें तो ब्रिंजल हो जाएगा जिसको हम लोग एग प्लांट के नाम से जानते हैं। वहीं पर कैनिस की बात करें तो कैनिस फैमिलिस क्या हो जाता है, डॉग। कैनिस ल्यूपस क्या हो जाएगा, वुल्फ। कैनिस ऑरियस क्या हो जाएगा, जैकाल, है ना। तो इनके जो जीनस होते हैं वो इनके स्पीसीज के आधार पर दिए गए हैं। ठीक है, और स्पीसीज जो होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड कैरेक्टर्स को शो करती हैं लेकिन है अलग अलग स्पीसीज। वैसे पैंथेरा की बात करें तो पैंथेरा लियो लॉयन हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर हो जाएगा, पैंथेरा पैराडस क्या हो जाएगा, लेपर्ड हो जाएगा, है ना। पैंथेरा पैराडस लेपर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर इसके कॉमन नेम हो गए। अब हम बात करते हैं स्पीसीज की, जाति की, जो सबसे छोटी यूनिट मानी गई है टैक्सोनॉमी के अंदर, रैंक की। देखिए लिखा हुआ है यह क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसे जॉन रे द्वारा प्रपोज किया गया था। तो सबसे पहले स्पीसीज को किसने प्रपोज किया, जॉन रे साहब ने प्रपोज किया, तथा इसकी डिफरेंट या तथा इसकी डेफिनेशन मेयर द्वारा दी गई। तो स्पीसीज को प्रपोज किया गया जॉन रे द्वारा और डेफिनेशन दी गई मेयर द्वारा। ठीक है, मेयर एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा डेफिनेशन इसका दिया गया था।
देखिए लिखा हुआ है स्पीसीज पॉपुलेशन का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि मॉर्फोलॉजी, कॉमा फंक्शनल, कॉमा बायोकेमिकल और प्रैक्टिकल कैरेक्टर्स के सिमिलर होते हैं। आप उसकी कार्यकी के आधार पर बात करेंगे, उसके फंक्शन क्या है उसके आधार पर बात करेंगे, उसके बॉडी का जो बायोकेमिकल रीजन है किस तरीके से बना उस पर, और प्रैक्टिकल आप करेंगे, प्रैक्टिकल लेवल पर आप डिस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके आधार पर हम इसके कैरेक्टर्स को, सिमिलरिटीज को शो करते हैं। एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में नेचुरल एटमॉस्फेयर में एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो नेचर में एटमॉस्फेयर, नेचुरल एटमॉस्फेयर यानी कि प्राकृतिक जो यहां पर वातावरण है उसमें एक दूसरे के साथ में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरी स्पीसीज के सदस्यों के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरी स्पीसीज के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। यह रिप्रोडक्शन ना कर पाने की क्षमता ही स्पीसीज को एक दूसरे से अलग रखती है। अगर मान लो स्पीसीज के कैरेक्टर एक दूसरे से सिमिलर हैं, लेकिन क्या होगा कि इन स्पीसीज के अंदर जो कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये जो स्पीसीज अलग अलग, दो स्पीसीज एक जैसे कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज दैट मान लो रिप्रोडक्शन हो भी जाता है, तो इनसे होने वाला या इनसे पैदा होने वाला जो ऑस्प्रिंग या प्रोजेनी होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, वो अपने जैसी संतानों को आगे प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि जो हम बात करते हैं डंकी, है ना, गधा, एस जो होता है, एस जो है और डंकी जो है, और जो आपका हॉर्स है ना, इससे खच्चर को बनाया गया है। किसको बनाया गया? खच्चर। जो आपने देखे होंगे ऐसे जो होते हैं, ऐसी स्पीसीज जो जिसके अंदर मेहनत करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपने जैसे प्रोजेनी को नहीं बनाएगा। इसी तरीके से टाइगर और लॉयन के बीच में क्रॉस कराया गया, तो उससे जो है ना एक और प्रजाति पैदा हुई जिसको लाइगर कहा गया। एक मूवी भी इस पे निकली है, साउथ इंडियन ने बनाई है, लाइगर। तो लाइगर क्या? टाइगर और लॉयन का मिक्सचर। लेकिन वो लाइगर क्या है, वो लाइगर वो फाइटर वाला लाइगर नहीं, इधर वाला लाइगर जो पैदा हुआ है, जो टाइगर और लॉयन से बनाया गया, ये वाला लाइगर फर्टाइल नहीं है, ये अपने जैसे प्रोजेनी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ना पैदा कर सकता। ठीक है, ये भी केसेस हैं, बायोलॉजी है, एक्सेप्शन तो होगा ही। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कैरोलस लिनियस ने स्पीसीज की एक स्पष्ट डेफिनेशन दी थी। ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग स्पीसीज इंडिविजुअल, जिनके अकॉर्डिंग स्पीसीज किसी इंडिविजुअल का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे के साथ अनेक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव में सिमिलरिटीज को प्रदर्शित करता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या करता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में सिमिलरिटीज को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ये बात कैरोलस लिनियस साहब ने बता दी थी। अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के प्रकार। ठीक है, टैक्सोनॉमी कितने प्रकार से हो सकती है? तो देखिए लिखा हुआ है, टैक्सोनॉमी को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है जो फॉलोइंग फॉर्म में होते हैं। टैक्सोनॉमी को कितने भाग में डिवाइड किया गया? 5 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित रूप से हैं, जैसे अल्फा या क्लासिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा या क्लासिकल टैक्सोनॉमी की। ये क्या कहती है? देखिए कह रहा है अल्फा टैक्सोनॉमी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर आधारित या बेस्ड होती है। जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है इसके अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके आधार पर ही हम उसका नामकरण, आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। बीटा टैक्सोनॉमी की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ, यानी कि बाह्य स्वरूप या बाह्य आकारकी के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर को भी आधार बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इनका, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ऑर्गेनिज्म का, फाइलोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे डेवलप है इनके अंदर। ठीक है, फिर वहीं पर हम लोग ओमेगा टैक्सोनॉमी की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है ओमेगा टैक्सोनॉमी का रीजन अत्यधिक लार्ज होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स प्लांट के बारे में सभी जानकारी का उपयोग किया जाता है। प्लांट या एनिमल के बारे में सारी की सारी जानकारियों का उपयोग किया जाता है ओमेगा टैक्सोनॉमी में। वहीं पर हम लोग कीमो टैक्सोनॉमी की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म के केमिकल कैरेक्टर का यूज करना कीमो टैक्सोनॉमी कहलाता है। कीमो टैक्सोनॉमी ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपोजिशन पर आधारित होती है।
क्योंकि प्रत्येक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फ्रेग्रेंस व टेस्ट होता है। ठीक है, अलग अलग फ्रेग्रेंस और अलग अलग टेस्ट इनका होता है। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है? देखो लिखो, टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कैरेक्टर का यूज साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है। साइटोटैक्सोनॉमी मुख्यतः सेलुलर कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर कैसा है उसका सेल का, क्रोमोसोमल बिहेवियर क्या है, जो क्रोमोसोम्स के अंदर बिहेवियर पाया जा रहा है, डीएनए कैसा है उसका, ठीक है, उस पर आधारित होती है। कौन? साइटोटैक्सोनॉमी। तो ये टैक्सोनॉमी के टाइप थे जिनको मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ये आता नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जो सिस्टमैटिक है वर्गीकरण विज्ञान, ये क्या है? तो टैक्सोनॉमी का ही ये स्वरूप होता है, टैक्सोनॉमी का ही स्वरूप है सिस्टमैटिक, ठीक है। लेकिन क्या है कि टैक्सोनॉमी में हम इसका कैरेक्टराइजेशन, ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर करते हैं। यहां पर हम लोग कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सब करेंगे, लेकिन इसके इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के आधार पर। तो देखिए, जो पहले की सिस्टमैटिक थी, ओल्ड सिस्टमैटिक जो थी, ठीक है, इसको लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। और उन्होंने बताया सिस्टमैटिक जो शब्द है वो लैटिन शब्द के सिस्टेमा से बना है, जिसका अर्थ ऑर्डर या सीक्वेंस अर्थात जीवों की नियमित व्यवस्था से होता है। पहली बात, इसे किसने दिया? लीनियस साहब ने दिया। जीवों की विविधता, दैट मीन्स डायवर्सिटी, तथा उनके तुलनात्मक एवं उद्विकासीय संबंधों, कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक कहलाता है। ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो कंपैरेटिव, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में कंपैरेटिव क्या है, राइट, उनके अंदर इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स पाए जा रहे हैं, विकासीय जो उद्विकासीय जो संबंध पाए जा रहे हैं, उनकी बात हो रही है। और उन्हीं के अध्ययन पर हम क्या करेंगे? उसका करेक्टराइजेशन करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और यही सिस्टमैटिक कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है इसके अंतर्गत प्लांट के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का वर्णन किया जाता है। जैसे हम प्लांट्स में इसके रूट को देखेंगे, स्टेम को देखेंगे, लीव्स को देखेंगे, फ्लावर को देखेंगे, है ना, आदि कैरेक्टर्स को देखेंगे। ओल्ड सिस्टमैटिक्स को क्लासिकल या डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक भी कहा जाता है। इसको क्लासिकल सिस्टमैटिक या डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक भी कहा जाता है। अब जब ओल्ड सिस्टमैटिक है तो जाहिर सी बात है न्यू सिस्टमैटिक भी होगा, है ना। तो न्यू सिस्टमैटिक इसको किसने प्रपोज किया? तो देखिए लिखा हुआ है न्यू सिस्टमैटिक नाम जूलियन हक्सले ने 1940 में प्रपोज किया था। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्लांट के सभी कैरेक्टर पर आधारित होती है, प्लांट के कुछ कैरेक्टर नहीं बल्कि प्लांट के सारे कैरेक्टर पर आधारित होती है। जैसे उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर, बायोकेमिकल कैरेक्टर, जेनेटिकल कैरेक्टर आदि, इन सभी कैरेक्टर्स के आधार पर हम प्लांट्स को क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे। न्यू सिस्टमैटिक को बायोसिस्टमैटिक और नियो सिस्टमैटिक भी कहते हैं। न्यू सिस्टमैटिक को हम लोग क्या कहते हैं? बायोसिस्टमैटिक और नियो सिस्टमैटिक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर बनता है, बच्चों के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी क्या है? तो देखिए लिखा है आंसर में, ऑन्टोजेनी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑन्टोजेनी जो होता है वो जीवों की जीवन इतिहास होता है। ठीक है, जीवों का जीवन जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो लाइफ की जो इसकी हिस्ट्री है उसको हम लोग ऑन्टोजेनी के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, ऑन्टोजेनी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फाइलोजेनी क्या है? जो जीव है उसका जो विकासवादी इतिहास है, इसका इवोल्यूशन हुआ कैसे, इससे रिलेटेड कौन कौन सी स्पीसीज सरवाइव कर रही है, ये किससे बना है ना, किससे इसका ओरिजिन हुआ होगा, उसके बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑन्टोजेनी में क्या करते हैं? लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड फाइलोजेनी में हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोनों में डिफरेंस है, तो क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। और ये ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी आपका एमसीक्यूज बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है और नीट में कई बार पूछा गया है। एक नोट पॉइंट मैंने यहां पर डाल दिया, सिस्टमैटिक इज टैक्सोनॉमी अलोंग विद फाइलोजेनी। तो जो सिस्टमैटिक होती है वो फाइलोजेनी के साथ टैक्सोनॉमी के रूप में होती है, या टैक्सोनॉमी ही है। तो सिस्टमैटिक फाइलोजेनी के साथ टैक्सोनॉमी है, यानी कि सिस्टमैटिक अलग नहीं है,
सिस्टमेटिक अलग नहीं है, टैक्सोनॉमी के जैसा ही है, लेकिन सिस्टमेटिक फाइलोजेनी के साथ में टैक्सोनॉमी है। अर्थात टैक्सोनॉमी में हम फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर नहीं डिस्कस करते हैं। फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर दैट मींस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम डिस्कस नहीं करते ऑर्गेनिज्म की, लेकिन सिस्टमेटिक के अंदर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसके साथ ही टैक्सोनॉमी बनती है। समझ रहे हैं? अगर हमने फाइलोजेनिक कैरेक्टर के साथ में टैक्सोनॉमी के रूल्स को अपनाया या किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण किया फाइलोजेनिक के साथ में, समझो फाइलोजेनिक कैरेक्टर यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ में अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किया तो वो सिस्टमेटिक कहलाएगा। और अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं देखा, बल्कि हमने उसकी लाइफ हिस्ट्री को ही समझ लिया, ठीक है, ऑन्टोजेनिक कैरेक्टर्स को लिया, तो वो स्पेशली क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी कहलाएगा, खाली टैक्सोनॉमी कहलाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं पालना बच्चा, टैक्सोनॉमी ही सिस्टमेटिक है और सिस्टमेटिक ही टैक्सोनॉमी है। बस फर्क इतना है, टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बात नहीं करते हैं और सिस्टमेटिक में हम ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बात करते हैं। खत्म बात। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो आपका टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक है उसको कंप्लीट रूप से कवर कर लिया है, ठीक है। और ये लेक्चर भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है, टैक्सोनॉमिक सिस्टमेटिक। इसके बाद में जो स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो इसी लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट था वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया, और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब किंगडम, है ना, फाइलम, समझ रहे हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सबको हमने पढ़ लिया। जो टैक्सोनॉमिकल क्या है? हायरार्की है। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज भी हमने देख लिया। स्पीसीज जो हमने पढ़ाया है डिटेल में, वो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए, टैक्सोनॉमिक एंड सिस्टमेटिक, एज वेल एज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी टैक्सोनॉमी का कुछ अभी पोर्शन अगर रह गया होगा इसके अंतर्गत, तो वो मैं आप लोगों को बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के साथ में इंक्लूड करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स के अंतर्गत जितने भी चैप्टर थे वो हमारे क्लियर हो गए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें हमारा बचा है, एक लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक, जो जितने टॉपिक थे सब क्लियर हो गए, एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसी भी ऑर्गेनिज्म का द्विनामकरण किया गया है, द्विनाम पद्धतिकरण जो दिया गया है वो कैसे, तो उसका बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद में आया, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका जो PDF नोट है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।